और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, अमृत स्नान के बाद उम्मीद की जा रही थी कि कुंभ आने वालों की भीड़ कम होगी, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उससे तो यही लग रहा है कि इस बार महाकुंभ श्रद्धालुओं का एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। अभी हाल ये है कि केवल प्रयागराज ही नहीं, अयोध्या और काशी भी श्रद्धालुओं से पटे हुए हैं। अभी महाशिवरात्रि का पावन स्नान बाकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के तीर्थों में श्रद्धालुओं के आने के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होना तय है। केवल प्रयागराज ही नहीं, इस वक्त वाराणसी और अयोध्या में भी श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन का सिलसिला नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में इन धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों में स्नान, ध्यान के अलावा दान भी लाखों करोड़ों में हो रहे हैं। वहीं प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी आने वाला हर श्रद्धालु धार्मिक पर्यटन की इकोनॉमी को किस तरह से बूम दे रहा है, तो चलिए समझते हैं कि क्या है यूपी में आस्था का ये अर्थशास्त्र। प्रयागराज में चल रहे आस्था के महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या रोज नए कीर्तिमान बना रही है। करीब 55 करोड़ श्रद्धालु अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं और तीर्थ नगरी में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आस्था का ये सबसे बड़ा धार्मिक समागम उत्तर प्रदेश के खजाने के लिए भी नई सौगात लेकर आया। इस महाकुंभ से यूपी के जीडीपी में एक बड़ा उछाल दिखने की उम्मीद है। इस बात की तस्दीक खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। ताकि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको, यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और यह आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। अर्थव्यवस्था में आस्था के इस मेले की सौगात सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं है। जो भक्त संगम स्नान के लिए प्रयागराज आ रहे हैं, वो स्नान के बाद अयोध्या और वाराणसी का रुख कर रहे हैं। महाकुंभ से पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए औसतन 20 से 25 हजार श्रद्धालु रोजाना पहुंचते थे, लेकिन अब ये संख्या 5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इससे मंदिर को मिलने वाले दान में भी बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान रामलला के मंदिर में रोजाना 25 से 30 लाख रुपए दान में आ रहे हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। राम मंदिर में जो दान आ रहा है, अच्छा श्रद्धालु दान दे रहे हैं और जितना जिसकी सामर्थ्य है उतना दान दे रहा है। और इस वक्त कुंभ के मेले की वजह से भीड़ बहुत आ रही है, कई 3 लाख से ऊपर लोग दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या की वजह से होम स्टे की बुकिंग में भी नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दिव्य अयोध्या ऐप के माध्यम से अब तक 69 लाख लोग होम स्टे बुक करवा चुके हैं। इस ऐप के माध्यम से श्रद्धालु अयोध्या के टूरिस्ट स्पॉट और धार्मिक स्थलों की जानकारी ले सकते हैं और साथ ही होटल्स और कैब की बुकिंग भी करवा सकते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं होम स्टे में भी काफी ठहर रहे हैं, क्योंकि होटल्स की कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, संख्या ज्यादा बढ़ रही है और होम स्टे सस्ते भी हैं और साथ ही साथ इससे जनता के बीच संवाद भी स्थापित होता है। जो बाहर का व्यक्ति आता है उसमें लोकल व्यक्ति के साथ लोकल डिश का आनंद लेता है और साथ ही साथ उनके साथ संवाद स्थापित होता है, तो कल्चरल समागम भी होता है। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे हैं। इस दौरान भक्तों ने बाबा विश्वनाथ को दिल खोलकर चढ़ावा भी चढ़ाया है। महाकुंभ के दौरान बाबा विश्वनाथ मंदिर में सिर्फ नकद चढ़ावा ही करीब 8 करोड़ रुपए आ चुका है।
जबकि अभी ऑनलाइन और दूसरे माध्यमों से मिले पैसों की गिनती नहीं हुई है। मंदिर में आने वाला ये दान न केवल मंदिर के संचालन बल्कि दूसरे जन कल्याण के काम में भी मंदिर की ओर से लगाया जाता है। इस समय जो सामान्य श्रद्धालु है जो आते जाते हुंडी में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का नोट डाल देता है, तो वो जो चढ़ावा है उसको आप कोट कर रहे हैं 7 करोड़ से 8 करोड़ के आसपास, इस तरह से कुछ एक महीना माह का कलेक्शन हुआ है। तो यह निश्चित रूप से भगवान का ही काम कर रहे हैं। तो भगवान के काम के लिए धन की कमी भगवान विश्वनाथ कभी होने नहीं देते। महाकुंभ को संपन्न होने में अब 8 दिन ही बचे हैं, लिहाजा कोई भी भक्त 144 साल बाद आए इस शुभ अवसर को गंवाना नहीं चाहता। यही वजह है कि आखिरी दिनों में भी प्रयागराज और दूसरे तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इस दौरान प्रयागराज के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम तीर्थ स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, अयोध्या से मयंक शुक्ला और प्रयागराज से आनंद राज और सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे देखिए, सुबह 12 बजे के करीब ना हमने अपने सहयोगी संतोष से बात की थी, तो जो उन्होंने तस्वीरें दिखाई है ना, मॉनिटरिंग रूम से उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है हर सिचुएशन को, कितनी बड़ी तादाद में वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, टीम्स मौजूद हैं, और ये मॉनिटर किया जा रहा है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डेंजर पॉइंट्स हैं, जहां पे फिर से अगर कुछ हुआ तो वो कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं। तो ये एक तरफ से तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि एप्रिशिएबल एफर्ट है उन सब की तरफ से। महाकाल की नगरी उज्जैन में आपको लिए चलते हैं, जहां शिव नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। पहले दिन भगवान महाकाल का अद्भुत श्रृंगार हुआ, जिसमें उन्हें हर्बल उत्पादों से सजाकर दूल्हे रूप में तैयार किया गया। तो इस दिव्य श्रृंगार को देखकर भक्तों ने आशीर्वाद लिया। सोमवार से शुरू ये पर्व अपने 9 दिनों तक जो है वो चलने वाला है, जिसमें महाकाल अलग अलग रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। सनातन धर्म की परंपरा में जिस प्रकार शक्ति की आराधना के लिए देवी मंदिरों में नवरात्रि मनाई जाती है, उसी प्रकार उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में शिव नवरात्रि मनाई जाती है। शिव नवरात्रि का ये उत्सव फाल्गुन कृष्ण पंचमी से महाशिवरात्रि महापर्व के अगले दिन तक चलता है। महाशिवरात्रि के 9 दिन पहले से शुरू इस पर्व पर भगवान महाकाल को अलग अलग स्वरूप में दूल्हा बनाया जाता है। उन्हें दूल्हे के रूप में सजाने से पहले उनको हल्दी का उपटन लगाया जाता है। शिव नवरात्रि के इस पर्व के दौरान तमाम रीति रिवाजों के साथ देवादिदेव महादेव का श्रृंगार होता है। पहले दिन हल्दी का उपटन लगाया गया, कोटेश्वर महादेव का अभिषेक किया गया। 9 दिनों तक 11 पुजारी रुद्रा अभिषेक करेंगे। दिन और शाम की पूजा के साथ भोग आरती होगी। हर शाम महाकाल को नए वस्त्र और जेवर पहनाए जाएंगे। ये तमाम परंपराएं 25 फरवरी तक चलेंगी। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम पूजा होगी। 27 फरवरी को महाकाल को फूलों का सेहरा अर्पित किया जाएगा। महाकाल के फूलों के सेहरे के लिए 125 किलोग्राम फूलों का इस्तेमाल होगा। शिवरात्रि पर्व जो 27 तारीख को सारे देश में मनाया जाएगा, उसी के तारतम्य में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पे 9 दिन के नवरात्रि पर्व यहाँ होता है। लेकिन अब से विशेष योग है, एक तिथि बढ़ने से यह पर्व 10 दिन का रहेगा और 10 दिन का पर्व आज से प्रारंभ हुआ है। भगवान महाकालेश्वर की भस्म पूजन के पश्चात यहाँ अभी लघुरुद्र पूजन प्रारंभ हो गया है। भगवान महाकालेश्वर पर, कोटेश्वर पर 11 ब्राह्मण द्वारा पूजन अभिषेक, और प्रतिदिन भगवान का आज से लेकर तो अमावस्या तक भगवान को नित्य नए श्रृंगार शाम को 4 बजे से भगवान पे किए जाएंगे, जो अलग अलग रजत प्रतिमा के रूप में होगी। उन प्रतिमा को भगवान के ऊपर सजाया जाएगा, रखा जाएगा, जिसका दर्शन भक्त लोग प्राप्त करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक भगवान चंद्र मौलेश्वर, मन महेश, शिव तांडव,
उमा महेश आदि स्वरूप में प्रजा को दर्शन देते हैं। 17 फरवरी को चंदन श्रृंगार किया गया। 18 फरवरी को दिव्य चंदन श्रृंगार होगा। 19 फरवरी को शेष नाग श्रृंगार किया जाएगा। 20 फरवरी को घटा टोप श्रृंगार होगा। 21 फरवरी को होलकर श्रृंगार, 22 फरवरी छबीना श्रृंगार, 23 फरवरी को मन महेश श्रृंगार होगा। 24 फरवरी उमा महेश श्रृंगार, 25 फरवरी शिव तांडव श्रृंगार, 26 फरवरी अर्पित करेंगे सतत जलधारा और 27 फरवरी को सप्तधान्य श्रृंगार किया जाएगा। जब भगवान निराकार रूप से साकार रूप धारण कर सखा रूप में आते हैं तो बड़ी संख्या में शिव भक्त भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे नंबर पर विराजित भगवान महाकालेश्वर के दरबार में ही शिव नवरात्रि मनाई जाती है। दूसरे ज्योतिर्लिंगों में केवल महाशिवरात्रि का पर्व ही मनाया जाता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमने देखा था कि पिछले दिनों मशहूर कथावाचक प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा का विरोध हुआ था और जिस एनआरआई ग्रीन सोसाइटी ने इस पदयात्रा का विरोध किया था उसने अब माफी मांगी है, जिसके बाद वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की दोबारा पदयात्रा शुरू हुई है। और खास बात यह है कि इस पदयात्रा में एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के भी सैकड़ों लोग शामिल हुए और सोसाइटी के बाहर खड़े लोगों ने भी महाराज जी का दिल खोलकर स्वागत किया है। देखिए, वृंदावन की गलियां जिस पदयात्रा को पिछले 10 दिनों से मिस कर रही थी, प्रेमानंद जी महाराज की वो पदयात्रा एक बार फिर शुरू हो चुकी है। ढोल बजे, मृदंग बजे, राधे राधे के जय घोष से गलियां गूंज उठी। सैकड़ों भक्तों और अनुयायियों के साथ प्रेमानंद जी ने सोमवार रात 2 बजे श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से पदयात्रा की शुरुआत की। महाराज जी के दर्शन करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु सड़क पर उमड़ पड़े। सोसाइटी के बाहर और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जो अपने भक्तों के दर्शन के लिए आ गए हैं और अपने श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए स्वामी जी यहाँ से चल दिए हैं और स्वामी जी के तमाम जो अनुयायी है, जो भक्त हैं, वो महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। और देखिए, जो श्रद्धालु हैं उनमें आज कितना उत्साह है और श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह और उमंग है, क्योंकि आज जो यात्रा है महाराज जी की, ये 10 दिन बाद शुरू हुई है, तो इसमें जो उत्साह है उनमें विशेष है। और जो श्रद्धालु पिछले 10 दिन से महाराज जी का दर्शन नहीं कर पा रहे थे, महाराज जी को देख नहीं पा रहे थे, और आज रात 2 बजे ही ये यात्रा शुरू हुई है महाराज जी की और महाराज जी यहाँ से यात्रा जो है महाराज जी की चल रही है। और तमाम जो उनके श्रद्धालु हैं, तमाम जो अनुयायी हैं, वो यहाँ मौजूद है और वो इसे देखकर आज विशेष प्रसन्न है, खुश है। महाराज जी यात्रा जो है आज एक बार फिर शुरू हुई है और जहां भी देखो हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है, राधे राधे। तो जो श्रद्धालु है, जो महाराज जी के भक्त हैं, उनमें जो प्रेम है, जो महाराज जी के प्रति समर्पण है, जो महाराज जी के प्रति आस्था है, वो यहाँ देखने को मिल रही है कि स्वामी जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके जो अनुयायी है उनमें कितनी भक्ति और भाव है और महाराज जी के प्रति समर्पण है। देखिए, इस तरह की एक कतार है, करीब 2 किलोमीटर का रास्ता है और इस तरह श्रद्धालु यहाँ महाराज जी की रात में 2 बजे दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। ये यात्रा 10 दिनों के इंतजार के बाद शुरू हुई थी, लिहाजा इस पदयात्रा को लेकर भक्तों में अलग ही रोमांच दिखा। महाराज जी के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालु सड़क किनारे लंबी कतारों में नजर आए। हाथों में महाराज जी के पोस्टर लिए भक्त खासे उत्साहित दिखे, अपने कैमरों में इस अनुपम दृश्य को कैद करते नजर आए। सड़कों पर फूलों की रंगोली बनाकर प्रेमानंद जी महाराज का स्वागत किया गया। सड़क किनारे कीर्तन करते भक्त भाव विभोर दिखे।
ऐसा लग रहा है जैसे दूसरा जन्म मिल गया हो महाराज जी के दर्शन करके। आज हम दिल्ली से स्पेशली आए हैं, इसीलिए हमें पता था आज महाराज जी आने हैं। बहुत खुशी हो रही है हमें, बहुत खुशी हुई, मन को प्रसन्नता इतनी हुई कि श्री राधा जी हमारे पास आ गए। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में पिछले 40 साल से निवास कर रहे हैं और पिछले 5 साल से रात में पदयात्रा निकालते आ रहे हैं। पदयात्रा उनके निवास स्थान श्री कृष्णा शरणम से शुरू होती है और राधा केली कुंज पर खत्म होती है। ये पूरा रास्ता 2 किलोमीटर लंबा है। इसी रास्ते में एक एनआरआई ग्रीन सोसाइटी पड़ती है। इस सोसाइटी के लोगों ने महाराज जी की यात्रा का विरोध किया था। सोसाइटी के लोगों का कहना था कि महाराज जी के शिष्य यहाँ आकर आतिशबाजी करते हैं और बहुत तेज साउंड बजाते हैं, जिसके चलते महाराज जी की पदयात्रा 6 फरवरी के बाद से स्थगित कर दी गई थी। माफी मांगने आया हूँ ब्रजवासी होने के, हमारी प्रार्थना उन लोगों से। लेकिन सोमवार को भूल का एहसास होने पर एनआरआई ग्रीन सोसाइटी ने प्रेमानंद जी महाराज से माफी मांगते हुए पदयात्रा निकालने की दरख्वास्त की, जिसके बाद कल रात जब ये पदयात्रा फिर से निकाली गई तो एनआरआई सोसाइटी में रहने वाले लोग बाहर निकलकर महाराज जी का स्वागत करते नजर आए। जो महाराज जी की यात्रा श्री कृष्णम शरणम से शुरू हुई थी वो एनआरआई ग्रीन पर पहुंच गई है और ये एनआरआई ग्रीन के तमाम श्रद्धालु जो है महाराज जी का स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पे जो एनआरआई ग्रीन के हैं और जो महाराज जी का कुछ दिन पहले विरोध की बात कर रहे थे कि इस यात्रा से हमें दिक्कत होती है, हमें शोरगुल से बहुत ही दिक्कत होती है, वही लोग महाराज जी का अब स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं और महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं, महाराज जी का अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। और महाराज जी के लिए रंगोली भी सजाई गई है और फूलों की माला भी मंगाई गई है। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन पाकर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज जी के दर्शन पाकर भक्त बेहद प्रसन्न नजर आए और अब हमेशा की तरह हर रात भक्त प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा के दौरान उनके दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। मदन गोपाल शर्मा, वृंदावन, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पिछले दिनों दिल्ली में जिस रेलवे स्टेशन पर जिस प्लेटफॉर्म पर घटना घटी थी, भगदड़ हुई थी, वो मुझे लगता है हम सभी को याद है। बहुत ही दुखद था वो। लेकिन वहां से जुड़ी एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है और बहुत प्यारी और वो अच्छी है, पॉजिटिव है। क्या मुझे बताइए? लगता है श्वेता, वो हर किसी ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट जरूर की होगी, क्योंकि कभी कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी बुरा हो, लेकिन उसमें से होता है ना कुछ गुड न्यूज निकल कर आती है। तो इस भगदड़ के बीच इतनी प्यारी तस्वीर वो निकल कर आई है। जहाँ तस्वीर के बारे में बताइए शगुफ्ता, आपने देखी वो तस्वीर? मैं बड़ी क्यूरियस हो रही हूँ देखने दर्शकों की तरह और देखने के लिए। आपने भी नहीं देखी है, तो यानी कि दर्शकों के साथ साथ आप लोग भी देखेंगे उस तस्वीर को। एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर है। कांस्टेबल, वहां पर एक पुलिस महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया है और वो सामने अपने छोटे से बच्चे को, मुझे लगता है बहुत छोटा बच्चा होगा, कितना 1 साल का भी नहीं होगा, वो 1 साल का भी नहीं होगा, उसे जो वो बैग होता है जिसमें बच्चे को आप कैरी करते हैं, छोटे बच्चे को, उसमें डाला हुआ है और विसल बजा रही है और सामने पूरी भीड़ है और बच्चा सो रहा है। बच्चा भगदड़ के बीच भी वो कहते हैं ना, माँ का स्पर्श जो होता है बहुत सुकून देता है। तो इतनी भगदड़ के बीच भी माँ विसल कर रही है, लेकिन स्टिल बच्चा जो है बिल्कुल बेसुध होकर सो रहा है। मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा और खबर बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई चाहता है पूरी खबर देखना। तो चलिए देखते हैं। बेटे को सीने से लगाए आरपीएफ की ये महिला सिपाही आजकल खूब चर्चा में है। अपनी ड्यूटी निभाने के बीच इस महिला का ये कोई शौक या सनक नहीं है, ये दुनिया जहां का कोई बोझ भी नहीं, जिसको दर्शाने के लिए उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े या खुद को कैसे न कैसे लाइमलाइट में लाया जाए। दरअसल नौकरी करियर को संभालने की 1000 कंडीशंस होती हैं, जिन्हें निभाने के लिए ही ऐसी कई और महिलाओं को रोजाना ऑफिस आना पड़ता है। नौकरी पेशा है तो घर की जिम्मेदारी के साथ उसको छोटी सी जान की परवाह भी है। इसलिए इस महिला सिपाही ने अपने 6-7 महीने के बच्चे की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया, उसे कैरियर बैग में बिठाया और निकल पड़ी अपनी नौकरी वाली जिम्मेदारी निभाने।
सोशल मीडिया पर यूजर्स वीडियो देखकर तरह तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ को महिला का ये काम करने का तरीका प्रेरित कर रहा है। वो माँ की ममता को तरह तरह से सलाम भी कर रहे हैं। कोई नारी शक्ति को सलामी दे रहा है, तो कई का मानना है कि रेलवे को ऐसी कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए क्रैच जैसी सुविधाएं देनी चाहिए। फिलहाल तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपने बच्चे को सीने से लगाए महिला सिपाही रीना का दोहरा फर्ज इंटरनेट को हैरान कर दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीरें देखी, वहाँ किस तरीके से सफाई अभियान चल रहा है? बिल्कुल, है ना। अच्छा, आस्था के इस मेले में जब लोग जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, तो कम से कम ये तो सोच नहीं होनी चाहिए कि आप गंगा मैया कोई गंदा करके आए। बिल्कुल, है ना। और ऐसा करने के लिए 300 सफाई कर्मी लगाए गए हैं जो एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो गंदा करके गए वो तो अलग बात है, बट लोग जो सफाई कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात। और ऐसा ही कुछ चल रहा है आज एक सोसाइटी में जहाँ कचरा ही बाहर, क्या आपकी सोसाइटी में ऐसा हुआ है कि कचरा सोसाइटी से बाहर ही ना जा रहा हो? देखिए, अब जो है वो प्लांट बनाने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक सोसाइटी में अब बात भी हो रही है जहां पर यह कि कचरा जो है सोसाइटी के अंदर ही रिसाइकिल हो जाए, उसके लिए प्लान्स हालांकि शुरू नहीं हुआ है लेकिन बात हो रही है। जी, तो दिल्ली की एक ऐसी सोसाइटी है जो राजधानी दिल्ली में एक अनोखी सोसाइटी है जहां जीरो वेस्ट प्रबंधन की अनोखी मिसाल नजर आ रही है। आप दिल्ली में रहते हैं तो कूड़े के पहाड़ के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जिनके आकार दिन ब दिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। चलिए अब आपको नाम बता देते हैं। साउथ दिल्ली की सोसाइटी है नवजीवन सोसाइटी। पिछले 6 सालों में 1 ग्राम भी कचरा बाहर नहीं आया है। बाकी रिपोर्ट के जरिए देखिए। राजधानी दिल्ली एक ऐसी सोसाइटी जहां सोसाइटी से कूड़ा बाहर नहीं जाता। एक ऐसी सोसाइटी जहां पिछले 6 सालों से एक पत्ता भी कूड़े के रूप में बाहर नहीं निकला। वो सोसाइटी जहां साफ सुथरी सड़कें हैं, हरे भरे गार्डन है और 250 से ज्यादा घरों का बसेरा है। लेकिन मजाल है जो इन 250 परिवारों का कचरा सोसाइटी के बाहर चला जाए। जहां दिल्ली की सड़कों पर और कूड़ा घरों में रोज टनों के हिसाब से कूड़ा कचरा लाया जाता है, वहीं दिल्ली की आज मैं एक ऐसी सोसाइटी में आपको लेकर आ गई हूँ जहां बीते कुछ सालों में 1 ग्राम कूड़ा भी जो है सोसाइटी के बाहर नहीं गया। साउथ दिल्ली, जिसे आमतौर से पॉश माना जाता है, जहां मौजूद है नवजीवन विहार नाम की ये अनोखी सोसाइटी। वो रिहायशी इलाका जो जीरो वेस्ट प्रबंधन की मिसाल है। यहाँ के लोगों ने कचरे को न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल बना लिया है, बल्कि गरीब लोगों के जीवन में भी सुधार ला रहा है। 6 साल से अब ज्यादा हो गए हैं। हमारी कॉलोनी से कोई भी पत्ता, कोई भी कचरा, कोई भी प्लास्टिक, कोई भी पेपर लैंडफिल पे नहीं जाता है। पिछले 6-6.25 सालों में हमने करीब 6.5 लाख किलो कचरा लैंडफिल पे जाने से बचाया है। मान के चलिए रोज का 150 से 250 तो गीला कचरा जो किचन वेस्ट है वो आता है, और करीब 125 किलो के करीब सूखा कचरा आता है, पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, और 5 से 7 किलो सैनिटरी वेस्ट आता है, जो कि सिर्फ वो 5 से 7 किलो ही वेस्ट है। बाकी आप देख सकते हैं कि गीले कचरे से हम लोग खाद बना लेते हैं, दैट इज अ रिसोर्स, और जो सूखा कचरा है वो रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है, और रिसाइकलिंग से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी हमारे पास वापस आते हैं। तो हम लोग बेसिकली वेस्ट को वेल्थ में या वेलबींग में कन्वर्ट कर देते हैं। खास बात ये भी है कि गीले कचरे को खाद में बदलने के लिए कचरा निस्तारण मशीन भी सोसाइटी के लोगों ने ही सहयोग कर खरीदी है, जिससे गीले कचरे को खाद में बदल सोसाइटी को हरा भरा रखने में मदद मिलती है। इस सोसाइटी में 3 गार्डन है, जो खाद बनती है सारी वेट वेस्ट से, वो इन्हीं गार्डन में आकर पूरी एकदम हर जगह बढ़ जाती है। यस, मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा गीला कुछ कचरा निकलता है, जैसे हम पेड़ पौधे काटते हैं, सूखा जो पत्ते गिरते हैं, ये सब हम ना इकट्ठा करके वो करीब 3 महीने के अंदर वो अपने आप से कंपोस्ट बन जाता है, और उसको भी हम यहाँ पे पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नवजीवन सोसाइटी में कुछ भी बेकार नहीं जाता,
गीला कचरा खाद बन जाता है तो सूखे कचरे को रिसाइकल कर कागज में तब्दील कर दिया जाता है और एक एनजीओ को दिया जाता है जो कि बदले में नोटबुक देती है और ये नोटबुक्स गरीब बच्चों को बांट दी जाती है। ये सोसाइटी किसी मिसाल से कम नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ कचरे का मैनेजमेंट ही नहीं होता बल्कि बचा हुआ खाना और दूसरा सामान भी फेंका नहीं जाता। सोसाइटी के कॉमन फ्रिज में रखा जाता है जहाँ से जरूरतमंद लोग इसे ले सकते हैं। सोसाइटी की एंट्रेंस में ही आपको ये फ्रिज नजर आ जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाने पीने की चीजें जो है वो है किसी के खाने का ना है, किसी को खाने का मन नहीं है या फिर खाना घर का बच गया है तो वो इस सोसाइटी के फ्रिज में आता है और यहाँ से जो भी जरूरतमंद है जिसको भी वो खाना चाहिए वो यहाँ से आकर ले जाता है। दिल्ली में एक तरफ जहां कूड़े के पहाड़ों का आकार बढ़ता जा रहा है वहीं एक सोसाइटी ऐसी भी है जहां से पिछले 6 सालों से एक पत्ता भी कूड़े के रूप में लैंडफिल साइट तक नहीं पहुंचता है। ये मिसाल नहीं तो क्या है। नवजीवन विहार सिर्फ एक सोसाइटी नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक संदेश है और संदेश ये कि कचरा सिर्फ सरकार या फिर एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं, जब कचरा है हमारा तो उसको संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन इमानुअल जोश के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। एक बिजनेसमैन के लिए उसका काम जब सफलता की ऊंचाइयों को छूता है तो उसकी चांदी हो जाती है। खासतौर से शेयर मार्केट की दुनिया में निवेशकों का भरोसा जीतना बड़ी बात है। तो ऐसे में एक रिटायर्ड इंजीनियर को खुद के अनुभव से मिली सफलता लोगों के लिए इन दिनों मिसाल बन गए हैं। दरअसल इस रिटायर्ड इंजीनियर की कंपनी ने 14 करोड़ रुपए का आईपीओ खरीदा जिसके बदले में निवेशकों ने उन पर भरोसा जताते हुए 7100 करोड़ रुपए का दांव भी लगा दिया है। देखिए। कारोबार की दुनिया में जहां भरोसा जुटाना मुश्किल है उस मार्केट में नटवर भाई इतनी जल्दी लोगों का भरोसा हासिल कर लेंगे इसका यकीन उन्हें भी नहीं रहा होगा। नटवर भाई का दफ्तर 5 दुकानों में चलता है। 2008 में वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन कुछ करने की जिद में उन्होंने कंपनी खोली। कंपनी का इश्यू साइज 14 करोड़ था लेकिन निवेशकों ने 7100 करोड़ का दांव उनकी कंपनी पर लगा डाला। नटवर भाई की ये सक्सेस स्टोरी सभी की जुबान पर है। खुद नटवरलाल के लिए भी कंपनी का ये प्रदर्शन किसी सपने के पूरा होने जैसा है। हालांकि बाजार के नियमों के अनुसार कंपनी को उसकी जरूरत के हिसाब से ही शेयर अलॉट होते हैं, लेकिन कंपनी को शेयर मार्केट में लाने की जरूरत उनको क्यों पड़ी, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हमको सोचा कि अपना सब इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेट कराने के लिए हमको दूसरी लैब का सहारा लेना पड़ता है, तो हम क्यों अपनी लैब स्टार्ट न करें। तो हमने वो लैब स्टार्ट करने के सूरत में जगह भी रख ली, काम भी चालू किया उसके, लेकिन उसमें पैसे की ज्यादा जरूरत थी इसलिए मुझे आईपीओ लाना पड़ा। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर रहे नटवरलाल 2008 में रिटायर हुए। उसके बाद खुद को व्यस्त रखने के लिए उन्होंने अपने अनुभव वाले क्षेत्र में ही काम करने का फैसला लिया। बनासकांठा के पालनपुर में साल 2013 में नटवरलाल ने चामुंडा इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जिसका इश्यू साइज यानी उसका आईपीओ सिर्फ 14.6 करोड़ रुपए था और इन्वेस्टर्स ने उसमें 7100 करोड़ रुपए का दांव लगाकर एक तरीके से भरोसा जताया। 5 दुकानें चलाने वाली इस छोटी सी कंपनी के आईपीओ में 736 लॉट आए। इस आईपीओ में निवेशकों ने 7100 करोड़ रुपए से इसे ओवर सब्सक्राइब कर दिया। बीती 15 फरवरी को ही नटवर की कंपनी के शेयर की लिस्टिंग हो चुकी है। उन्होंने अब विश्वास जताते हुए कहा कि वो लोगों के भरोसे को टूटने नहीं देंगे। देश की जनता ने 738 टाइम मेरा आईपीओ फिलअप किया એટલે કે 7,100 रुपीज सॉरी 7,100 करोड़ रुपीज मुझे उनका दे दिया। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो उन्होंने मुझे विश्वास रख के मेरे में जो उन्होंने उनका किया है मैं उनको कभी भी उसको कुछ एक भी पैसा बिगाड़ नहीं जाने दूंगा और उसको मैक्सिमम उनका रेवेन्यू मिले ऐसा करता रहूंगा। चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स कंपनी गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सब स्टेशन के मेंटेनेंस का काम करती है। कंपनी के जरिए नटवर राठौड़ ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। पहले गुजरात और अब दादर नगर हवेली और दमन के सिलवास में उन्होंने काम शुरू किया। 75 साल के हो चुके नटवर राठौड़ अपने इस काम में बेटे का रोल खास मानते हैं। मेरा बेटा चिराग भाई एन पटेल हाल जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का,
उसने मुझे सपोर्ट किया। मैं बाहर से कोई भी प्लान लाके उनको दे दूं कि भाई ये प्रोजेक्ट है और ये इसका तरीका है, उसको खत्म करना है, और मैं उनको सौंप देता हूँ। वो अपनी जगत से कुछ भी करके वो अपना प्रोजेक्ट खत्म कर देता है। फिलहाल तो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के इंजीनियर रहे नटवर राठौड़ अपने अनुभव से चामुंडा इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड को आगे बढ़ा रहे हैं। 800 कर्मचारियों की मेहनत के दम पर नटवरलाल राठौड़ गुजरात में ज्यादातर बिजली सब स्टेशनों का संचालन अपनी कंपनी के माध्यम से कर रहे हैं। गुजरात के बनासकांठा से परेश कुमार, किशन लाल और ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बोले तो अपन का गोल्डन बॉय कौन? नीरज चोपड़ा। उन्हीं की बात करेंगे। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता। शादी के बाद ना उन्होंने अपने दिल की बात खोलकर रखी है जीएनटी के सामने, सुनाते हैं आपको। सवाल ये है कि भाई साहब आपने शादी कर ली, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई? नहीं, खबर थी, काफी लोगों को, फैमिली थी, जो क्लोज फ्रेंड्स थे, और वही था कि एक बार करके अच्छे से फिर सभी को किस तरीके से हम इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा टाइम था कि मुझे ट्रेनिंग भी करनी थी, सीजन भी स्टार्ट होना है फिर जल्दी, तो मैं ऑलरेडी मुझे लग रहा था कि ट्रेनिंग स्टार्ट करने जाना है। तो फिर यही सोचा कि हाँ, ये शायद से सीजन के बाद में ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि सभी फिर काफी टाइम लग जाएगा उसमें। तो नहीं, बिल्कुल पता था, और मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि जल्द ही सभी के साथ मिलना होगा। हाँ, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि देखिए आप छोटे से गांव से आते हैं, और गांव वगैरह में प्रथा होती है ना कि जब शादी होती है तो पूरे गांव को इनवाइट करना होता है। तो गांव वाले भी नाराज होंगे, आपने उनको कहा है नहीं अब नहीं, वो समझ गए, मतलब उनको पता है। हमने कभी भी कुछ भी किया है, जैसे सिस्टर की मैरिज हुई थी, टोक्यो ओलंपिक के बाद जब मेडल जीत के आए थे, तो तब भी हमेशा जब भी कोई फंक्शन करते हैं पूरे गांव का या सभी का खाना करते हैं, तो उनको पता है कि ऐसे तो भागेंगे तो नहीं, पर वो बिल्कुल सभी से बात होगी है बाद में, जब भी नीरज फ्री होगा और हिमानी की भी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो उसके बाद हम वो पूरा करेंगे। अच्छा, मैंने शुरुआत में कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर का वो टैग आपसे चला गया है। वैसे ये एक हार है जिसमें हार की भी जीत है, लेकिन आपको पता है कितने दिल टूटे होंगे? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? नहीं, मतलब वही है कि सभी को पता होता है, एक्सेप्ट करते हैं सभी कि नहीं, हाँ, जो भी अब है, जो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, जिसको जो सही लगता है वो करते हैं। और बिल्कुल ये तो पता नहीं दिल टूटते होंगे या नहीं, बट हाँ, ये जरूर है कि सभी समझ जाते हैं कि हाँ, ये रियलिटी है और हाँ, यही है। तो ये कैसे हुआ? मतलब ये अरेंज मैरिज है, आप उनको जानते थे पहले से? नहीं, हाँ, मतलब जानते थे, और वो भी पूरा स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर मदर वो पूरा कबड्डी प्लेयर रहे हैं, भाई रेसलर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, वो खुद टेनिस प्लेयर रहे हैं। तो उसके बाद इंजरी होगी तो वो ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। तो पूरा फैमिली स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है, और मेरे स्टार्ट करने के बाद हमारी फैमिली भी एक स्पोर्ट्स फैमिली बन गई। तो ऐसी फैमिली का भी आपस में मिलना होता था कहीं जगह पे, जैसे उनका और हमारी बात ऐसे स्टार्ट हुई थी नॉर्मली एज एन एथलीट, तो फिर धीरे धीरे लगा, और फिर ऐसे। हाँ, आपके जैवलिन पे अब आते हैं। जैसे आपने कहा ना, कई बार आपको बिलीव नहीं होता कि ये सब मेरे साथ चीजें हो रही हैं, ये वाकई में हो रही हैं, ड्रीम कम ट्रू हो रहा है। वैसी एक चीज आपके साथ हुई है, यान ज़ेलेंस्की के साथ अब आप ट्रेन कर रहे हो। ये शायद वही शख्स है जिनके YouTube वीडियो देख के आप सीखते थे कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ। हाँ, अब आप उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। बिल्कुल, यान ज़ेलेंस्की तो स्टार्टिंग से ही, मतलब मुझे लगता है कि मेरे नहीं, जो भी जेवलिन थ्रोअर्स रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अभी तक भी, वो उनकी टेक्निक, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी कंसिस्टेंसी टॉप पे रही है। और मेडल की बात करें तो 3 बार के ओलंपिक चैंपियन, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है 1988 में। तो मतलब परफॉर्मेंस भी, कंसिस्टेंसी भी, और वैसे भी काफी हम्बल रहे हैं वो। तो जब उनके वीडियोस देखते थे तो तब समझ में नहीं आता ये कैसे करते हैं और कैसे टेक्निक क्या माइंड में रहता है। लेकिन अभी फाइनली मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, और मैं अभी हाल ही में ट्रेनिंग करके आया। अभी बॉडी दर्द कर रही है, लेकिन बहुत मजा आया। वैसे ही आधा तो एक्साइटमेंट वैसे ही रहती है, थकावट हो तब भी नहीं होती उनके साथ, क्योंकि वो जब भी बताते हैं टेक्निक के बारे में, और एक फील होता है साथ में कि कौन खड़ा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं मतलब बहुत एंजॉय कर रहा हूँ ये मोमेंट। मैं चाहता हूँ कि डोमेस्टिक कंपटीशन इतना ज़्यादा हो और इंडिया के जेवलिन थ्रोअर इतने निकल के आए कि हम वर्ल्ड में, जैसे बुडापेस्ट में हम बेस्ट 6 में थे, तो बेस्ट 3 वाला भी मैं कभी ना कभी देखना चाहता हूँ। मेरे साथ रहे तो और अच्छा है, अगर मैं ना भी हूँ आगे
हमारा फ्यूचर जेल में इतना अच्छा हो, पर मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ जब भी कोई लड़का या लड़की जेवलिन में मतलब बहुत अच्छे परफॉर्म करता है। आपने कभी शेर देखा है? बब्बर शेर, जंगल का राजा, बब्बर शेर। जंगल 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 ये देखा, देखो। तो अब आपको दिखाते हैं जंगल के राजा यानी बब्बर शेर के शाही ठाट। भावनगर सोमनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जंगल के राजा शेर शान से सैर करते नजर आए। देखिए किस तरह से शेर अपनी शाही चाल के साथ हाईवे पर टहलते हुए नजर आ रहा है। दिन के उजाले में शेर के इस तरह सड़क पर बेपरवाह घूमने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन रुक गए। जंगल के राजा के सम्मान में वाहनों के पहिए थम गए। हर कोई इंजन बंद करके इंतजार करता नजर आया कि शेर सड़क पार करे तो ट्रैफिक चले। शेर का ये अद्भुत वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भावनगर सोमनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अक्सर शेर आते जाते हैं, लेकिन इस समय यहां से गुजर रहे लोगों के लिए ये पल यादगार रहा। देखिए मुझे कुछ बोलना है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर कोई और बोलता है, तो क्या हम कैमरा थोड़ा सा शिफ्ट करें? सारे 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 चलिए। समस्ताना रास्ता अनजाना ला ला ला, जाने फिर किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। देखिए यहाँ पर हम और आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी अनजान नहीं है, इसलिए रोज इसी तरह से आते रहिए, हमारे साथ शाम में मिलते रहिए, क्योंकि चाय पर चर्चा में हम अफसाना नहीं बल्कि समाज की अच्छी और सच्ची तस्वीरें पेश करते आए हैं। बिल्कुल, इन तमाम तस्वीरों के कई रंग मौजूदा वक्त में आपकी जिंदगी और सोच के साथ घुलकर सुहानी यादों के तौर पर कैद हो जाते हैं। वैसे श्वेता के साथ क्लोजिंग तो हो ही गई है, लेकिन देखिए खबरों के सुहाने सफर का मौसम आगे भी बनाएंगे ताकि नई और खुश खबरों के साथ आपके सामने आते रहें। क्या बात है। लेकिन फिलहाल दिल्ली समेत कई हिस्सों में मौसम में थोड़ा सा बदलाव है। सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडक थी। वैसे खबर ये भी है कि कल हल्की बारिश हो सकती है, तो उन बरसते बादलों के साथ हम चाय का मजा लेंगे। आइएगा कल चाय पीने।